नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं जयवीर एसएसटी की क्लास में यानी जीएस के पोर्शन को जैसे मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चनों को मैंने तैयार किया था पीपीटी के माध्यम से। वो श्रृंखला स्टार्ट की थी। लगभग हो गए 3,500 क्वेश्चन। और इन अभी तक हम लोगों ने करीब 550 इतने क्वेश्चनों को सॉल्व कर रखा है। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन सारे क्वेश्चनों को। देखते हैं 1 घंटे की क्लास में क्या क्या इसमें कवर करते हैं। तो आइएगा, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लिंक को फटाफट अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे कनेक्ट हो सके, जुड़ जाएं। तो फटाफट शेयर करिएगा। हाँ, फटाफट शेयर कर दीजिएगा। ये जमाना झूठ की कदर करता है, ये जमाना झूठ की कदर करता है, उसे ही सच्चा मानता है जो इधर की उधर करता है। ये जमाना झूठ की कदर करता है, उसे ही सच्चा मानता है जो इधर की उधर करता है। चलो चलिएगा, एक खूबसूरत मोटिवेट शेर है कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है। पहले लिंक को शेयर करिएगा। बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। तो आइए दोस्तों, ये जो हम लोगों ने श्रृंखला वन लाइनर वाली फॉर्मेट वाली स्टार्ट की थी, वो हर एक एग्जाम वनडे के हर एग्जाम में, यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछते हैं। ठीक है, जो भी पेपर होता है वनडे एग्जाम का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो आप लोग देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चनों को कैसे कैसे दिया जाता है। तो सभी क्वेश्चनों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बारी बारी से, जैसे पहला देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान उड़ान राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है। तो देखिएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है कहाँ पर है, फुर्सतगंज। फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। फुर्सतगंज ये रायबरेली में पड़ता है। तो फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। कौन सी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। ठीक। दूसरा क्या दिया गया है कि ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है। तो ईश्वर कहाँ निवास करते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा ईश्वर, जो ईश्वर का निवास स्थान है, उसे कहाँ माना गया है, तो प्रयाग को। प्रयाग को क्या बेटा, उत्तर प्रदेश में है प्रयागराज। तो प्रयाग को क्या कहा गया है कि ईश्वर का निवास स्थान है। ठीक है, ईश्वर का निवास स्थान है। सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल भी यहीं पर मिलेंगे आपको। आगे दिया गया है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है, अक्सर कर एग्जामों में आता है। और हम लोग अक्सर कर इस चीज को भूल जाते हैं कि कौन कौन से राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती। कभी कभी पूछ लेता कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो एक ऑप्शन में डाल देता मेघालय। बेटा मेघालय नहीं, मेघालय पश्चिम बांग्लादेश के ऊपर है। ठीक है, तो मेघालय नहीं होगा। देखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो कितने राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा, जो भारत की कर्क रेखा यानी कि भारत के बीचों बीच से होकर के लगभग गुजरती है। तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है। तो देखो, पहला राजस्थान हुआ, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और मिजोरम आठवां। यानी 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री यह है कर्क रेखा को माना जाता है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा को माना जाता है। 23.5 डिग्री पूर्व अगर उत्तरी अक्षांश पे है तो कर्क रेखा, अगर नीचे है दक्षिणी अक्षांश पे है तो मकर रेखा हो गई 23.5 डिग्री। ठीक। अगला दिया गया है कार्डेमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कार्डेमम की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो सभी को याद होना चाहिए कि ये केरला में। कहाँ पर है, केरला में। कार्डेमम की जो हिल है, कार्डेमम की तमिलनाडु और केरला, जैसे ये वाला एरिया केरल का है, और यानी कि ये, और ये वाला जो एरिया है ये तमिलनाडु का। तो ये वीक पॉइंट पे यहाँ पर कार्डेमम की पहाड़ियां बेटा।
तो कार्डेमम की पहाड़ियां और या इलायची की पहाड़ी सेम एक ही चीज है। कार्डेमम की पहाड़ी कह लो या इलायची की पहाड़ी कह लो। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये केरला में स्थित है। ठीक है, केरला में। उत्तर प्रदेश का पूर्व का नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का पूर्व का नाम बेटा 1937 से लेकर 1950 तक इसका नाम था संयुक्त प्रांत। बेटा क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। और आगरा भी इसकी राजधानी रही, इलाहाबाद भी रही, और अब वर्तमान में इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ में। फटाफट शेयर करो वीडियो को, वीडियो को शेयर कर दो। हाँ करो फटाफट शेयर। देखिएगा तो ये 1937 से लेकर 1950 के बीच में नाम क्या था उत्तर प्रदेश का? तो ये नाम बेटा था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। ठीक। उसके बाद दिया गया उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो देखो भारत उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाएं, एक हिंदी है और दूसरी उर्दू है। एक हिंदी है और दूसरी क्या है? उर्दू है। तो उर्दू को कब अडॉप्ट किया गया था, कब स्वीकार किया गया था राजभाषा के रूप में? तो 1989 में। कब किया गया था? 1989 में उत्तर प्रदेश को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 1989 में। यहाँ तक बात समझ में आई है? हिंदी को तो प्रारंभ से ही राजभाषा के रूप में। देखिएगा उत्तर देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। सभी राज्यों ने अपनी अलग अलग भाषा को अडॉप्ट किया, स्वीकार किया। आगे देखिएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो कब किया गया? तो पुनर्गठन उत्तर प्रदेश का कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को एक अधिनियम आता है, राज्य का पुनर्गठन अधिनियम। तो उस अधिनियम के आधार पर क्या किया जाता है कि राज्य उत्तर प्रदेश को पुनर्गठन किया जाता है। कब किया जाता है? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। आगे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का भारतीय गणतंत्र, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? पूर्ण राज्य किस सन में बना? गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य। देखो कितना कंफ्यूज करने वाली क्वेश्चन है ये। देखो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है, याद रखना किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो उन्हीं से हम लोगों ने क्या किया, निकाल के आपको पीपीटी के फॉर्मेट में आप लोगों से डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या किया गया है कि भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बना उत्तर प्रदेश। ठीक। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो अनौपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ की? देखो शिक्षा होती है, एक औपचारिक शिक्षा होती है, एक अनौपचारिक होती है, एक निरौपचारिक होती है। एक 3 प्रकार की शिक्षा आज के समय में हो गई, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक। जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं निरौपचारिक शिक्षा है। ऑनलाइन आप लोग पढ़ा रहे, आप सामने नहीं हो, फिर भी आप हमसे रूबरू हैं। ऐसा लग रहा है कि आप हमारे पास ही में बैठे हो और हमसे बातचीत करके सारी समस्याओं का समाधान जान रहे हो कि किस तरीके से कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, तो अनौपचारिक शिक्षा जो घर में मिलती है या जिसके लिए कहीं पर भी बैठ के आप अपना अध्ययन कर सकते हो, कोई जगह का वो नहीं होता कि नहीं यहीं पर बैठ के पढ़ना है। जैसे स्कूली शिक्षा होती वो औपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक होती आपको मार्कशीट मिलती है, आपको डिग्री मिलती है, आपको प्रमाण पत्र मिलता है। अनौपचारिक में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक। 1975 में ये प्रारंभ की। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य का जब उत्तराखंड बना तो कब किया गया? तो 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर याद रखना, 9 नवंबर 2000 को 13 जिले काट दिए गए। 13 जिले काट करके कौन सा राज्य बनाया गया? तो उत्तराखंड बनाया गया। कौन सा राज्य बेटा बनाया गया? तो उत्तराखंड बनाया गया, यूके। ठीक, उत्तराखंड बनाया गया। ठीक। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? उत्तर प्रदेश की जो थारू जनजाति है, थारू जनजाति वही है जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं। तो थारू जनजाति तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तराई क्षेत्र में, जहाँ तराई क्षेत्र गोरखपुर वाला क्षेत्र है, तो एक थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक, उत्तराखंड में भी पाई जाती है थारू। आगे देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है। पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सीटें कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा से सीटें कितनी हैं? तो 80 है। कितनी है बेटा? 80 है।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा से सीटें कितनी है, अगर पूछा जाए विधानसभा की कितनी है तो 404 है, ठीक। और उसके बाद में राज्यसभा की सीटें कितनी है तो 31 है। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31 है। यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें भी सर्वाधिक है, लोकसभा की सीटें भी सर्वाधिक हैं, राज्यसभा की सीटें भी सर्वाधिक हैं, विधानसभा की सीटें भी सर्वाधिक, ठीक है। आगे देखो, उत्तर प्रदेश में राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो कर्मा नृत्य जो होता है वो खरवार खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। खरवार जनजाति का सबसे प्रसिद्ध ये लोक नृत्य है, यानी उत्तर प्रदेश में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है खरवार। खरवार जनजाति है वो कर्मा नृत्य से संबंधित, ठीक। आगे देखो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, कितनी सुरक्षित सीटें रहती हैं, तो बेटा 17 रहती है। अच्छा क्वेश्चन है, कितनी है आरक्षित कितनी सीटें हैं तो 17, ठीक। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है, तो बैगा जनजाति यानी जनजाति सबसे ज्यादा निवास करने वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं, सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजातियां बेटा निवास करती हैं, तो ठीक है। तो कौन सी, बैगा, बैगा जनजाति कहाँ निवास करती है तो सोनभद्र जिले। आगे देखो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1994 में, 1994 में किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संस्थान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1994 में किया गया, ठीक। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है, तो द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक है। विधानसभा है विधान परिषद, विधानसभा है बेटा विधान परिषद है, विधानसभा है बेटा विधान परिषद, परिषद, तो दो द्विसदनात्मक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाला व्यक्ति कौन सा है, जिस सबसे लंबा समय रहा, तो सबसे लंबा समय जो प्रधानमंत्री के पद पर रहे तो गोविंद वल्लभ पंत, तो ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी है, पहले बेटा मुख्यमंत्री भी है गोविंद वल्लभ पंत, ठीक, पहले मुख्यमंत्री भी है। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का प्रथम गठन कब हुआ था, तो प्रथम गठन कब होता है, तो विधानमंडल का प्रथम गठन कब होता है, तो जुलाई 1937 में, जुलाई 1937 में ही आम चुनाव का नाम है, जब अंग्रेजों का शासन था तो चुनाव किए गए, ठीक है। तो जुलाई 1937 में विधानमंडल का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, उत्तर प्रदेश हो या कोई भी स्टेट हो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, कौन करेगा मेरे बा, कौन करेगा मेरे बाल, राज्यपाल, कौन करेगा, राज्यपाल, ठीक, राज्यपाल, राज्यपाल नहीं राज्यपाल, ठीक। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक। आगे देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है, तो वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है, तो देखिएगा कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 14,669 79 वर्ग किलोमीटर, इतना है वनों का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि अगर परसेंटेज की बात करोगे तो देखो 6.9%, 6 बेटा 9%। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, बच्चा बच्चा जानता बेटा, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में है, तो आगरा। आगरा की स्थापना कौन करता है, नींव कौन डालता है, तो 1504 में सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी ने 1506 ईस्वी में कलकत्ता की क्या की थी, कलकत्ता को राजधानी बनाया था। राजधानी कब बनाता है, तो राजधानी बेटा बनाता है 1506 में, 1506 में राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में वृक्षादन कितना है, तो वृक्षादन 7,442 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 0.8%, 0.8%। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था,
तो चंदावर का युद्ध बेटा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गौरी और हाँ राय जयचंद के बीच में हुआ, ठीक है। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। जयचंद यानी कि लखनऊ के कन्नौज के राजा। आगे देखो, आगे देखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में वनों के कितने प्रकार हैं? तो उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार कितने हैं? तो समशीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय, पर्णपाती और कटीले वन, ये इतने प्रकार के हैं। समशीतोष्ण वन है, उष्ण कटिबंधीय वन है, पर्णपाती वन है जो पत्ते गिरा देते हैं, कटीले वन है जिनमें कांटे छोटे छोटे होते हैं, तो कटीले वन पाए जाते हैं। इतने प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा था? खानवा का युद्ध की बात करेंगे तो 1527 में खानवा का युद्ध होता है। ये भरतपुर के पास में ही पड़ता है खानवा, महाराणा सांगा के बीच में होता है। महाराणा बाबर और महाराणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध होता है, ठीक। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राज्य वन्य जीव कौन से हैं? वन्य जीव की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख वन्य जीव कौन से हैं? तो बाघ है, हाथी है, गैंडा है, बारहसिंगा है, हिरण है, नीलगाय है आदि, ये इतने हैं प्रमुख रूप से तो वन्य जीव। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा की बात करेंगे बेटा तो फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी जो आगरा से 12 किलोमीटर दूर है लगभग, तो आगरा के पास में, ठीक। फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश में चौखंडी, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में। कहाँ पर है? सारनाथ में। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। और जोधा रसोई सब वहीं पे बना है, तो फतेहपुर सीकरी में, ठीक। आगे देखो, आगे दिया गया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण सबको पता है बेटा, प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधों द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधे को द्वारा होता है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? हरे पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो ये अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापक है डेसिबल में। डेसिबल में ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण का मापन किसमें किया जाता है? डेसिबल में किया जाता है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो कॉर्बेट नेशनल पार्क 1937 या 36-37 में, हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। हैली नेशनल पार्क के नाम से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो स्टॉकहोम में एक सम्मेलन बुलाया जाता है 1972 में, और उसी के जरिए से क्या किया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में डिसाइड किया जाता है 5 जून, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है किस प्रत्येक साल 5 जून को। एलपीजी किसका संरक्षित रूप है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संरक्षित रूप है। वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? तो वृक्षों को द्वारा, वृक्षों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं तो वायु प्रदूषण क्या होगा? कम होगा। वायु प्रदूषण कम होगा, वृक्षों को लगा करके हम वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी पर आने नहीं देती है पराबैंगनी किरणों को, और क्या करती है? क्या अवशोषित कर लेती है। समताप मंडल में ये ओजोन परत होती है, ठीक। आगे क्या दिया गया है कि सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी की कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो ओजोन स्तर। ओजोन परत जो है सुरक्षित रखता है सूर्य की हानिकारक किरणों से। यह पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट आती है। किसी राज्य जगह के फ्लोरा फ्लोरा तथा फैना फैना क्या सूचित करता है? तो पेड़ पौधे एवं जंतुओं को।
पेड़ पौधे और जंतुओं को क्या करता है, सूचित करता है। आगे देखिए, पेड़ पौधों प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे क्या अवशोषण करते हैं। क्या अवशोषण करते हैं? पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे क्या अवशोषण करते हैं, तो कार्बन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है। भूकंप किससे मापा जाता है? भूकंप भूकंप किससे मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पर, रिएक्टर पैमाने पर भूकंप मापा जाता है। आगे है महाराष्ट्र, महानगरों में महानगरों में महानगरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण होता है? तो जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? तो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फों का पिघलना। महानगरों नगरों में जो जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है, उसका क्या कारण है? कि ध्रुवों प्रदेशों में जो ध्रुव है, अटलांटिक और अंटार्कटिका में जो ध्रुवीय प्रदेश है, वहां से बर्फ पिघल रही है बड़ी बड़ी मात्रा में। ठीक। कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो यूएन, यूएन संयुक्त राष्ट्र। ठीक है। तो ये पूरी क्या है, विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। लवण को लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो हाइग्रोस्कोपिया, हाइग्रोस्कोपिया लवण कहलाता है। ठीक। आगे देखिएगा, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है बीओडी। ठीक है। कि नदी का स्तर प्रदूषण किस तरीके से है, किस तरीके से नदी में कितनी गंदगी है, इसके द्वारा हम लोग ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं। ठीक। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो मध्य मंडल, मध्य मंडल है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत। कौन सी है? मध्य मंडल। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है और इसी के आधार पर टाइगर रिजर्व पार्कों की गठन किया जाता है, स्थापना होती है। और टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन बेटा कहा जाता है, टाइगर मैन कैलाश साकला, सांकला, कैलाश सांकला को टाइगर मैन कहा जाता है। जाना नहीं कहीं, बने रहो, सबको देख रहे हैं। जितने भी अगर उठ के कोई भी गया इधर से उधर होगा, बताएंगे बाद में। सब देखो, सब समझो, पढ़ो ध्यान से। आगे देखो क्या दिया गया है कि किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार में मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो बेटा तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में ये स्थित है। किस एक प्राणी को किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो सभी जानते हैं, केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ सीटेट में ऐसे सीटेट में और टेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक। तो केचुआ को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र, किसानों का मित्र। आगे देखो, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन कौन राज्य जुड़ा हुआ था? तो चिपको आंदोलन का संबंध अगर बात करोगे तो उत्तराखंड। हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन कौन चला, प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल लाल बहुगुणा, ये थे चिपको आंदोलन के प्रवर्तक। जीवों के व्यवहार का अध्ययन, जीवों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहलाता है? तो इथोलॉजी कहा जाता है, इथोलॉजी कहा जाता है। ठीक। आगे देखो, समुद्री सैलाब, शैवाल, शैवाल होगा। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का है। शैवाल आयोडीन का स्रोत है। सैकलाइकेन क्या है? तो सहजीवी है। सैकलाइकेन क्या है बेटा? सहजीवी है।
सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो वाहनों एवं उद्योगों में सीएनजी का उपयोग किया जाता है। वाहनों में सीएनजी भरवा के हम लोग गाड़ियां चलाते हैं, फोर व्हीलर वगैरह। अब तो अधिकांश गाड़ियां सीएनजी वाली हो गई हैं और साथ साथ में अब तो चार्जिंग वाला सिस्टम आ गया। सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो कंप्रेसर नेचुरल गैस। कंप्रेसर नेचुरल गैस। आइएगा, भारत के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, यहां से देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। देखो, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु बेटा होती है 25 वर्ष। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, अधिकतम कितनी भी, अधिकतम कितनी भी हो, न्यूनतम डिसाइड की गई है। अगर व्यक्ति विधान लोकसभा से है तो 25, अगर राज्यसभा से है तो 30 वर्ष होता है। ठीक। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो संसदीय शासन व्यवस्था भी हम लोगों ने ब्रिटेन से ही कॉपी किया है। ब्रिटेन से ही संसदीय शासन व्यवस्था को हमने लिया है। तो ब्रिटेन से ही, ब्रिटेन में सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली लागू हुई थी। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा बेटा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष बेटा होता है प्रधानमंत्री। अब तो योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। उसकी जगह पे कौन आ गया? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति होता है बेटा प्रधानमंत्री। ठीक। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सांसदों का जितने वर्षों का होगा उतने वर्षों का। प्रधानमंत्री का होता है 5 वर्ष के लिए, मुख्यमंत्री का भी 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री पद से त्याग पद देने वाला भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे पहले त्याग पद किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री भी रहे। आगे देखो, आगे देखो, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले कौन थे? सबसे अधिक करीब 16 साल से ऊपर प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू बेटा। जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक रहे। अब उसकी टक्कर देने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो तथ्यात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में क्या होती है? निहित होती है। ठीक। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुई? तो 3 प्रधानमंत्रियों की मौत पद पर रहते हुई। ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाता है बेटा राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता। देखो जवाहर क्या नाम, इंदिरा गांधी थी और लाल बहादुर शास्त्री थे और उसके बाद वो भी थे, क्या नाम, जवाहरलाल नेहरू। 3 लोग थे, याद रखिए। आगे देखो, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? समझे, एक बार पद से हट गए उसके बाद फिर से दोबारा पद संभाला, वो है इंदिरा गांधी, इमरजेंसी के समय। आगे देखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल कार्यवाहक प्रधानमंत्री। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है?
तो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो बेटा होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, प्रधानमंत्री की। हाँ, बाकी तो नाम के होते हैं, राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम का होता है। वास्तविक जो अध्यक्ष होता है कार्यपालिका का वो प्रधानमंत्री ही होता है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बना? तो राजीव गांधी सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? वो थे एच.डी. देवगौड़ा, किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं थे। आगे देखिए, बात समझ में आ रही है? तेज तो नहीं हो रहा भाई? आवाज प्रॉपर आ रही सब लोगों को? नाम पढ़ाने में मस्त रहे तुम लोग, धीरे से निकल जाओ पलटी मार। अभी वो स्क्रीन लग जाएगी फिर दिखेगा कमेंट सबको क्या कौन कर रहा है। आगे देखो, किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं? अरे भैया ये संसद नहीं भी दिन कौन है? चौधरी चरण सिंह, किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह के पिताजी। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल में कार्यपालिका की यथार्थ शक्ति निहित होती है। गोल्डन चावल किसका प्राचीनतम प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का। सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है गोल्डन चावल में। ठीक। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग बेटा किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए से क्या होता है अगर कमी है तो रतौंधी रोग। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है तो सोयाबीन दाल में। सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या प्रोटीन पाया जाता है? ठीक। ये जो हम लोग सोयाबीन की सब्जी बनाते हैं वो फूले फूले वो नहीं, दाने होते हैं। किस खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है कौन? ग्लूकोज बेटा दिया जाता है, तुरंत एनर्जी मिले उसे, ग्लूकोज। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण को कहा जाता है डायलिसिस। क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। जब किडनी गड़बड़ होती है तो क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। आधुनिक भारत का इतिहास से प्रश्न देखो, आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन देखो, आइएगा। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जी.सी. हिल्टन। अच्छा क्वेश्चन। भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला जो न्यायाधीश था, जज था, वो जी.सी. हिल्टन था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील वाला कानून कहा जाता है? तो रॉयलेट एक्ट। कब आया था? 1919। इसी के कारण क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के कारण। ठीक। आगे देखो, डंडा फौज का गठन, डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो चमनदीप, जो पंजाब के थे, तो चमनदीप ने डंडा फौज का गठन किया था। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। दयाल दास ने निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की। सबसे कम उम्र की में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो खुदीराम बोस था। खुदीराम बोस था। ठीक। आगे देखो, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि लेने से मना कर दिया था किसने? तो महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया था। केसर ए हिंद की उपाधि किस अंग्रेज लोग दे रहे थे, तो हत्या जलियांवाला बाग हत्याकांड में उन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए केसर ए हिंद की उपाधि तुम्हारी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 1916 में की जाती है
क्या नाम 1913 में लाला हरदयाल काशीराम काशीराम। ठीक। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्था के क्या संस्थापक थे? सुभाष चंद्र बोस। 1939। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कितने दलों में विभक्त हुआ था? 1907 में नरम दल और गरम दल है। नरम दल और गरम दल कहाँ हुआ था? तो सूरत अधिवेशन हुआ था। और मिले कहाँ थे ये लोग? आपस में फिर मिल जाते हैं तो 1916 में लखनऊ समझौते में। लखनऊ समझौता, तभी इसे कहा जाता है सूरत फूट के नाम से जाना जाता है, इसे लखनऊ समझौते के नाम से। अंबिका प्रसाद मजूमदार थे इसके अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी थे ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक बेटा थे शिवाजी। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? ये बहुत बार पूछा गया है। तो चौथकर और सर देशमुखी। चौथकर और सर देशमुखी ये टैक्स शिवाजी द्वारा लगाए गए। ठीक। आगे देखो, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? रंगीला बादशाह बेटा किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह। नादिर शाह ही क्या नाम कोहिनूर हीरा लेके गया था, यानी कि तख्ते ताउद में कोहिनूर हीरा जहाँ शाहजहां बैठता था उसी में कोहिनूर हीरा लगे जड़ा हुआ था। ठीक, पूरा तख्ते ताउद लेके गया। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने की खालसा पंथ। उसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने की थी। लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने सार्वजनिक पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। अजमेर में मोए मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने की थी मेयो कॉलेज की स्थापना। ठीक। आगे देखो, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। ठीक। शिमला समझौता कब हुआ? तो 1945 में शिमला समझौता होगा। कोई रिजल्ट नहीं मिलता। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बेटा थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसी योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग का नाम था, ठीक, मूल नाम। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय का नाम बताओ। तो हंसराज था जिसने सहयोग किया था। खुफिया जानकारी दी थी कि वहां पर सभी लोग तुम्हारे विरुद्ध ये षड्यंत्र रच रहे। ठीक है, तो जनरल डायर ने क्या किया था? 13 अप्रैल 1919 को गोलियां चलवा दी थी जलियांवाला बाग। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने किया। मोतीलाल तेजावत ने किया था। ठीक। आगे देखो कि साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन यानी श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? श्वेत
कमीशन कहा जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो लंदन में ही होते हैं। तो कब? 17 नवंबर 1930 में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बेटा कहाँ, किस देश में है? तो नेपाल में। भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस देश में है? तो नेपाल में है। नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। ठीक। आई। ठीक। हाँ, चलो और दो चार क्वेश्चन और देखते हैं, क्लास को एंड करते हैं। देखो कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है जून के प्रथम सप्ताह में। पर जून के प्रथम सप्ताह में दक्षिण पश्चिम यानी सबसे पहले केरला के तट पर, और क्या नाम ये कर्नाटका, इधर सबसे पहले मानसून आ जाता है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड, गोंड जनजाति है, वो सबसे बड़ी है। उसके बाद भील आती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करोगे तो ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्रा सबसे चौड़ी नदी है, समझे, सबसे लंबी गंगा नदी है। भारत की सब पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो आजादी के बाद यानी 1948 में शिलान्यास हुआ था, 1956 में जाकर के कंप्लीट हुई थी। ठीक है, जिसकी शुरुआत 1948 में हुई। देखो लिखा भी, देवधर वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो समशीतोष्ण के स्थान यानी समशीतोष्ण जलवायु में ये वृक्ष पाए जाते हैं। देवधर वृक्ष है, पहाड़ी वन ये सब पाए जाते हैं। आगे देखो, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा, दक्षिणी गंगा नहीं, दक्षिण की गंगा, दक्षिणी गंगा की बात करेंगे, दक्षिणी गंगा तो ये करेंगे तो ये कावेरी आएगा, कावेरी। ठीक है। दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो दोनों मानसून से जल ग्रहण करती है, इसी वजह से ये सदाबहार नदी में आती है। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो सदाबहार नदी है, तो ये गोदावरी है। 1465 किलोमीटर के लगभग लंबाई है इसकी गोदावरी। ठीक है, और सबसे प्राचीन नदियों में दक्षिण भारत में ये नदी आती है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में बांदीपुर अभ्यारण्य। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, तो साइबेरिया में। सबसे गहरी झील कहाँ पर है? तो साइबेरिया में है बैकाल। ठीक। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है मासिम राम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय। इससे पहले चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती थी, अब मेघालय। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले होता है केरला। केरला में सबसे पहले भारत के किस राज्य में मानसून आता है? तो केरला में सबसे पहले। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय दिखाई देता है, रिंग दिखाई देता है। पाक स्टेट किन राज्यों के मध्य में है? तो पाक स्टेट जो है, पाक स्टेट जो जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के बीच में। देखो नाम तो दिया गया है पाक, मगर है किसके किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो सेस्मोग्राफोलॉजी, सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? तो नॉर्वेस्टर कहलाती है। नॉर्वेस्टर कहलाती। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलो यहाँ तक कर ले। हाँ। आर्य समाज की, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना बेटा की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का है? तो भांगड़ा की बात करोगे तो पंजाब, और गिद्धा भी पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेराड बेयार्ड ने किया था। बेयार्ड ने किया था। भारत की पहली महिला
शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी बेटा। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 के बीच में चलता शासन करती है, 4 साल। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा बेटा दिया था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक। आगे देखो, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी बेटा कहा जाता है लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने बेटा सैंडर्स की हत्या की थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने बेटा सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। आइए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। 1925 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। संतोष यादव ने 2 बार फतेह किया माउंट एवरेस्ट। आगे देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी बेटा। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, और साथ साथ में दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो सभी दोस्तों को राम राम, राधे राधे, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को राम राम।